माँ, आप इसकी बात कर रही थी मुझसे? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी सहेली की एक बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और समझदार है, लेकिन तू है कि उसकी तस्वीर भी देखने को तैयार नहीं है। अरे माँ, नाम भी तो बता सकती थी आप। सहेली की बेटी, सहेली की बेटी, अरे ये बोलती थी आप। अरे एक बार नाम बता देती तो क्या बिगड़ जाता आपका? हाँ माँ, आपने मुझे नाम ही नहीं बताया लड़के का। मतलब नाम बता देती तो क्या हो जाता? फिर ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। कैसी प्रॉब्लम? कुलदीप तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। कुलदीप, निशा, क्या हो रहा है ये सब? सब कुछ सही तो है? बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशा और कुलदीप राधा और राखी को सारी बातें बताना शुरू करते हैं। राधा किचन में कुलदीप के लिए खाना बना रही होती है। कुलदीप अपने कमरे में सो रहा होता है। राधा उसे वहीं से उठने के लिए आवाज देने लगती है। बेटा उठ जा, देख कितना टाइम हो गया है, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। कुलदीप राधा की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन सुनकर भी नहीं उठता। कुछ देर बाद कुलदीप का फोन बजता है। वो फोन की आवाज सुनकर अपना फोन देखता है तो उस पर निशा की पिक लगी होती है। वो उसे देखकर फोन उठा लेता है और उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। वेरी गुड मॉर्निंग जान, तुम अभी तक उठे नहीं हो? हाँ, उठ गया हूँ बेबी, उठ गया हूँ, बहुत पहले उठ गया हूँ। अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल पिक करो। नहीं, मैं अभी उठा नहीं हूँ। मुझे पता था। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। ठीक है बेबी, मैं अब उठकर जल्दी से कॉलेज आता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके जान, ध्यान से आना। कुलदीप कॉल कट करके अपने फोन को साइड में रख देता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर राधा उसके लिए खाना बना चुकी होती है। कुलदीप रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, अरे ओ बेटा, बड़ा ही हैंडसम लग रहा है तू तो, किसी की नजर न लग जाए। क्या माँ, सुबह सुबह ये सब क्या कर रही हो आप? अरे अभी नहा धोकर आया था और आप गंदा कर रही हो। अरे बेटा, ये हर बुरी नजर से तेरी रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो, मेरे बच्चे को भूख लगी है, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। कुलदीप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी देर के अंदर राधा उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। उसके पास बैठकर उससे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद राधा कुलदीप से बोलती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है माँ? तेरी जिंदगी में एक अहम फैसला लेना है मुझे, बस उसी के बारे में बात करनी है। माँ, आप मेरी शादी की बात करना चाहती हो? हाँ बेटा, तेरी शादी की ही बात करनी है। देख तेरी उम्र निकलती जा रही है, मेरे सहेलियों के बच्चों की भी शादी हो गई है, अब तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। होने दो माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मुझे लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से अपना बैग ले लेता है। फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही राधा खुद से बोलती है, मैं कैसे मनाऊं इसे शादी के लिए, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। खैर मैं भी इसकी माँ हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसे मना ही लूंगी। अब घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद राधा अपने घर के कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ कुलदीप अब अपने कॉलेज पहुँच जाता है। वो अपनी क्लास में जैसे ही पहुँचता है तो उसकी साइड वाली सीट पर निशा अपना हेड डाउन करके बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मैं तो आ गया, पर तुम्हें क्या हुआ है? यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ? यार समझो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे समझ में आ गया क्या हुआ है तुम्हें। तुम कॉलेज क्यों आई? हाँ, रेस्ट नहीं कर सकती थी? फिर तुमसे मिलती कैसे, और तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था कॉलेज। मुझे तुम्हें ऐसे देखा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी यार, लेकिन मैं क्या करती। अब सॉरी क्यों कह रही हो? हाँ इधर आओ। ऐसा कहकर कुलदीप निशा को अपने गले से लगा लेता है। वो जैसे ही उसके गले लगती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुलदीप उसके आंसू को पोंछता है और उससे बोलता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना, हम यहीं बैठते हैं ना। ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, बस चलो। लेकिन हमारी क्लास है ना अभी, बैठे रहो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बाद में नोट्स कॉपी ले लेंगे हम, ठीक है?
लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलती हूँ, तुम भी बहुत जिद्दी हो। निशा कुलदीप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कॉलेज से निकलकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर निशा कुलदीप से बोलती है, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं पीरियड्स में हूँ। अरे मैं जानता हूँ, तभी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जानते हो फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए तुम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम पहले अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। कुलदीप निशा को आराम से अंदर ले जाता है। वहाँ एक अच्छा सा रूम लेकर वो निशा को अंदर ले जाता है। रूम में जाकर निशा उससे बोलती है, अब बताओ क्या करोगे? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं इसलिए लाया हूँ तुम्हें। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके गले लग जाती है। क्या हुआ जान, अब तुम रोमांटिक मत हो जाना। सॉरी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, तुम बस आराम करो। कुलदीप निशा को बेड पर लेटा देता है और खुद कुछ खाने को लेने बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कुलदीप खुद से बोलता है, ऐसे समय में निशा को क्या खिलाना सही रहेगा, नेट पे चेक करता हूँ। कुलदीप अपना फोन निकालता है और नेट पर चेक करने लगता है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पास में ही एक मॉल में जाता है। शॉपिंग के बाद वो वापस निशा के पास आता है। निशा कुलदीप के हाथ में बहुत सारी पॉलीथीन देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है जान, और तुम क्यों लाए हो ये सब? तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ और खाने को खाना लाया हूँ। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? तुम भी ना। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, जरूरत थी तभी तो लाया हूँ। देखो क्या क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कुलदीप निशा को उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स दिखाता है। निशा को वो सब बहुत अच्छा लगता है। फिर कुलदीप उससे अपने हाथों से डार्क चॉकलेट खिलाता है। निशा उसे खा लेती है और उससे बोलती है, थैंक यू, तुम मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा हो। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, और सबसे ज्यादा थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अब इमोशनल करना चाहती हो क्या पगली? अरे आओ, जादू की छप्पी दे दो बस। नहीं यार, मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? जो इंसान मेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता, और अगर आ भी जाए ना तो उन्हें पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? अब ज्यादा इमोशनल बातें मत करो, वरना मैं रो दूंगा। तुम कितने क्यूट हो यार, लव यू मेरी जान। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा अब इस चॉकलेट को पूरा खत्म करो। ठीक है, पर खिलाओगे अब तुम ही। अच्छा नेकी और पूछ पूछ। कुलदीप उसे फिर से खिलाने लगता है और वो लोग साथ में वक्त स्पेंड करते हैं कि तभी निशा की माँ का फोन आ जाता है। निशा कुलदीप से बोलती है, जान माँ का फोन है। उठा लो, मैं चुपचाप रहूंगा, ठीक है? ठीक है, ना जाने क्या कह रही हैं। निशा अपनी माँ का फोन पिक कर लेती है और उनसे बोलती है, हेलो माँ। कहाँ है बेटा, ठीक तो हो? माँ मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घर से तो ठीक ही गई थी, फिर अचानक क्या हुआ? माँ मेरे पीरियड्स आ गए हैं और दर्द तो आप जानती ही हो ना। अच्छा तो घर आ जाती तू। कोई बात नहीं माँ, मैं यहाँ रहकर पढ़ लूंगी। अच्छा अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। अरे देख, मैंने जिस चीज के लिए तुझे फोन किया था वो तो बताना ही भूल गई। क्या बात है माँ, बताओ ना। वो मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरी सहेली का बेटा है। अरे माँ मुझे शादी नहीं करनी है, कितनी बार बताया है आपको। लेकिन कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी ना, आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी बिना शादी किए हुए? जबकि जब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, एक बार फोटो तो देख ले उसकी। नहीं माँ, मैं अब फोन रख रही हूँ, बाय। निशा कॉल कट कर देती है। फिर कुलदीप से बोलती है, यार मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं तो किसी और की हो चुकी हूँ। अरे मेरी माँ भी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि माँ को तुम्हारे बारे में सब बता दूँ। मेरा भी जान यही मन करता है। कोई बात नहीं, शादी तो हमारी जरूर होगी। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो पहले ही बता देते ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? अरे वही तो, हमें एक बार बताया तो होता। हम डर गए थे माँ, अगर आपको सच बताते तो आप एक नहीं होने देते। हाँ माँ यही बात है,
वरना मैं तो कब का बता चुका होता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। वैसे भी तुम्हें शादी करनी ही थी, तो जो चीजें खुद ही ठीक हो गई उनके लिए क्या ही नाराजगी। सही कहा यार तूने। अब हम तो समधन बनने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी मेरी बहन। निशा आओ तुम गले लग जाओ। अब नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्या जान तुम भी ना, कम से कम यहाँ तो ऐसी बातें मत करो। आलिया एक मिडिल क्लास फैमिली की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे अच्छे से घर चलाने की और पैसे बचाने की पूरी सीख दी थी। जब वो शादी लायक हुई तो एक दिन उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दे, वरना मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। माँ मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगी ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। आखिर पापा के चले जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है, मैं अपनी गली के मंदिर वाले पंडित जी को बोल दूंगी। अगर उनकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो वो मुझे बता देंगे। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद आलिया के लिए रणबीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और आलिया रणबीर की तस्वीर देखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आलिया की माँ उसे बोलती है, देख बेटी, तुझे ये लड़का पसंद है, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। मैं जल्दी ही इसके घर वालों को बुला लेती हूँ, तुम लोग बैठकर बात कर लेना, और सब कुछ अच्छा रहा तो मैं अपनी एफडी तुड़वा कर जल्दी ही तेरे हाथ पीले कर दूंगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी शादी के लिए एफडी तुड़वा देंगी? फिर आपके पास बच ही क्या जाएगा? और मेरे अलावा आपका इस दुनिया में है ही कौन? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन रणबीर अपने पिता ऋषि के साथ आलिया को देखने आता है और ऋषि बोलता है, जी आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है और दहेज के नाम पर तो हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बस आप 2 जोड़े में अपनी बेटी हमें दे देना। अब अगर लड़का लड़की अकेले में बात कर लें तो फिर हम इनकी शादी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आलिया और रणबीर अकेले में बात करने जाते हैं और आलिया रणबीर से बोलती है, देखिए रणबीर जी, मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरा सहारा है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ करके दिया है। उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अब मेरी शादी के लिए वो अपनी एफडी तुड़वाना चाहती है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम एक सिंपल सी शादी नहीं कर सकते? मेरी माँ के पैसे भी बच जाएंगे। आलिया, मुझे तुम पहली नजर में ही भा गई थी और तुम्हारी इस बात ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम चिंता मत करो, हम मंदिर में सिंपल शादी ही करेंगे। दोनों बातें करके बाहर आते हैं और रणबीर अपने पिता के साथ रिश्ता पक्का करके चला जाता है। और आलिया अपनी माँ से बोलती है, माँ आपने जिस लड़के से मुझे शादी करने के लिए बोला, मैंने हाँ कर दी और शादी भी कर रही हूँ। लेकिन शादी मंदिर में होगी। मैंने रणबीर से बात भी कर ली है। हाँ बाबा ठीक है, अब तेरी जिद के आगे चली ही कहाँ है मेरी आज तक। दिन यूं ही गुजरते हैं और शादी के दिन पास आने लगते हैं। अब रणबीर आलिया से मंदिर में शादी करने वाला था और दहेज वो लेता नहीं, तो अब बड़ा खर्चा बचा था शादी के लहंगे का, जिसके बारे में बात करते हुए एक दिन आलिया की माँ से बोलती है, देख बेटी, तूने शादी के पैसे बचवा दिए, दहेज वो लड़का ले नहीं रहा। अब तू तसल्ली से बता कि शादी के लहंगे के बारे में तेरा क्या विचार है, या ये भी तू अपनी माँ का ही पहनेगी? आइडिया बुरा तो नहीं है माँ, आखिर अपनी प्यारी माँ के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो पैसे आपके काम आ जाएंगे। बस कर, कंजूसी की भी हद होती है। तू चुपचाप कल मेरे साथ एक महंगा सा लहंगा लेने चलेगी। माँ लहंगा तो आएगा, लेकिन सस्ता सा, 10,000 तक का ले लेंगे बस। कैसी लड़की मिली है मुझे? लड़कियाँ अपनी शादी पर लाखों रुपया लुटाती हैं और इसे देखो। माँ एक ही दिन तो पहनना है, तो सस्ता सा लहंगा ठीक तो है, ज्यादा महंगा लेके क्यों पैसे खराब करने। चलो अब काम करते हैं, कल सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कई दुकानों पर जाकर लहंगे देखती हैं, पर आलिया लहंगे को देखकर पसंद तो करती, लेकिन उसके रेट पढ़कर मना कर देती। जिसके बाद कई घंटों की तलाश के बाद वो दोनों एक दुकान पर लिखा हुआ बोर्ड पढ़ते हैं, जिसे देखकर आलिया बोलती है, माँ ये देखो,
यहाँ लिखा है कि चांदनी चौक की सबसे सस्ते लहंगे की दुकान यही है। आज मेरे लिए भी यहाँ कोई सस्ता सा लहंगा मिल ही जाएगा। अच्छा, तो तू रेट की वजह से ये नहीं ले रही? बेटा, एक लहंगा लेना है, ले ले महंगा सा, शादी बार बार थोड़ी होती है। हाँ माँ, यहीं से लेंगे, चलिए अंदर। आलिया और उसकी माँ लहंगे की शॉप में जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर उनको देखकर बोलता है, आइए मैडम आइए, बताइए क्या दिखाऊं? बनारसी, कांजीवरम, सिल्क, जॉर्जेट, सब तरह के लहंगे हैं इस दुकान पर। भैया, हमें कोई सस्ता सा लहंगा दिखा दो। वैसे आपकी दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? चुप कर, अब तो बस कर दे। कितना सस्ता लहंगा लेगी? भैया महंगा दिखाओ। देखो माँ, अगर आपने मुझे सस्ता लहंगा नहीं लेने दिया ना तो मैं शादी नहीं करूँगी। भैया, दुल्हन मैं हूँ ना, तो आप चुपचाप मेरी बात मानिए और सस्ता लहंगा दिखाइए। और हाँ, मैंने पहले भी पूछा था कि लहंगे का प्राइस कितना है जो सबसे ज्यादा सस्ता है। बहन जी 30,000 से शुरू है। अरे लूट मचा रखी है आपने तो। मैंने सस्ता बोला था, सुनाई नहीं दिया क्या? अरे 30,000 में तो पूरी शादी हो जाएगी, आप एक लहंगा दे रहे हो। इतना कहकर आलिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी शॉपकीपर उसे रोकते हुए बोलता है, बहन जी ये देखिए, ये एक ही पीस है, अगर आपको चले तो। ये कहकर दुकान वाला आलिया को एक प्लेन सिंपल लहंगा दिखाता है, जिसे देखकर आलिया बोलती है, रेट बताओ रेट। 5,000 का है मैडम, चलेगा तो पैक कर दो। अगर पहले दिखा देते तो इतनी बहस क्यों होती? पागल लड़की, देख इसे, कितना सादा सा है ये। और हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। कल को तू शादी के बाद भी अपने ससुराल में ऐसे ही बचत करेगी तो वो तो मुझे ताने देंगे। सस्ता लहंगा मत ले, और अभी से समझा रही हूँ तुझे। भैया पैक कर दो, माँ की मत सुनो। आलिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती और लहंगा पैक करवा लेती है, जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं और फाइनली शादी का दिन आ जाता है। आलिया तैयार होकर लहंगा पहनने लगती है कि तभी अचानक लहंगा पहनते ही साइड से फट जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, ले और ले ले सस्ता लहंगा, क्या मिला पैसे बचाकर, अब क्या करेगी तू? जिसके बाद आलिया बिना घबराए अपनी माँ से बाहर जाने को कहती है और उसकी माँ बाहर जाकर बाकी के काम संभालने लगती है और आलिया खुद से बोलती है, देख आलिया, अब तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद आलिया अपने कबर्ड से पुरानी चुन्नी निकालती है और उसकी लेस निकालकर मशीन से सिलकर लहंगे पर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी आलिया को बुलाने की कहते हैं और आलिया की माँ मन में सोचती है, पता नहीं ये लड़की सस्ते लहंगे के चक्कर में क्या बनकर आएगी। तभी आलिया दुल्हन के जोड़ी में तैयार होकर नीचे आती है और उसने लहंगे को लेस लगाकर बहुत सुंदर बना दिया होता है, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और उसे देखकर उसकी माँ बोलती है, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, इसने मेरे पैसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। और तभी आलिया अपनी माँ के पास आकर बोलती है, देखा माँ, मैंने इस सस्ते से लहंगे को भी कितना सुंदर बना दिया। अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये फटा हुआ था। अरे आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसे समझ आ गया है कि पैसा कहाँ, कैसे और कब बचाना है। आज तो तूने सच में कमाल कर दिया। मुझे तो डर था कि पता नहीं तू क्या करेगी, लेकिन तूने सब संभाल लिया। सब लोग आलिया के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो सस्ता लहंगा था, जिससे आलिया के हाथ की कारीगरी ने सुंदर और महंगा लुक दिया था। और इस तरह आलिया अपनी माँ के पैसे भी बचा लेती है और सस्ते लहंगे को भी बहुत सुंदर सजाकर रणबीर के साथ अपना घर बसाती है। हाथों में बैग लिए, सर पर बड़ा सा बोरना लगाए हुए सुमित्रा रेवती के घर की डोरबेल बजाती है। तभी रेवती जल्दी से दरवाजा खोलकर बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई, बताया भी नहीं। हाय जीजी, थारी भली होवे। भी मने अपने घर आने के लिए भी थारे ताई पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आओ ना। रेवती सुमित्रा को घर के अंदर लेकर आती है और अपनी बहू मिष्टी को आवाज देती है, मिष्टी बहू जल्दी आ, देख तेरी राजस्थान वाली चाची आई है। खम्बा खैनी चाची सा, घड़ी खम्बा बींदनी। चाची जी आप कैसी हैं? मैं तो चौखी हूँ, तू बता। मैं भी खूब चौखी हूँ।
आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर मिष्टी रसोई में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। तभी मिष्टी का पति अलेक वहाँ आता है और कहता है, अरे चाची जी, कैसी हैं आप? माँ ने बताया ही नहीं कि आप आने वाली हैं। बताती तो तब ना जब इसे खुद को पता होता। अरे राजस्थान में अकेले हमारा मन न लग रहा था, थारे चाचा साहब ही चले गए थे तो बस मैं आ गई। कोई नहीं चाची जी, ये भी तो आपका ही घर है। अलेक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिष्टी चाय नाश्ता लिए आती है और सभी मिलकर चाय नाश्ता करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जब से सुमित्रा रेवती के घर आई थी, वो हर चीज पर अपना हक जताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मिष्टी अलेक के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। वो एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। तभी उसे देखकर सुमित्रा कहती है, थारी भली होवे बींदनी, ये काई पहनो तूने? चाची जी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। ये मैंने ज़ारा से लिया था। आज मैं और अलेक पार्टी में जा रहे हैं ना, तो मैंने पहन लिया। अरे दिमाग फिर गया है क्या बींदनी? रेवती जीजी थारी बहू है, अंदर लेके जाओ। देखो कैसे टांगे दिखाती घूम रही है। अरे क्या कहेंगे लोग? ओहो दीदी, ये तो आजकल का फैशन है, सब पहनते हैं शहरों में। पल ही नहीं, पूरा पेड़ ही खराब से। अरे जब सास ही ऐसी है तो बिगड़ी तो ऐसी ही होएगी ना। मारी गेल, अंदर चल, मैं थाने तैयार करती हूँ अच्छे से। इतना कहकर सुमित्रा मिष्टी को हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले जाती है, जहाँ सुमित्रा मिष्टी को एक भारी सा राजस्थानी लहंगा देती है। साथ ही वो उसके हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहना देती है और मांग में बोरना सजा देती है और उसे रेडी करके सबके सामने लेकर आती है और कहती है, ईब लागे से ना बींदनी, तू एकदम चौकी। ईब थने जहाँ भी जाना है वहाँ चली जा। हाँ, ये जागरण में घूमने वाली झांकी बनकर जाऊँ मैं सबके सामने? कभी नहीं। मेरी इतनी अच्छी ड्रेस उतरवाकर मुझे जगमगाते दिवाली बना दिया। क्यों, काय बात होगी बींदनी? कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में, ठीक है? इतना कहकर मिष्टी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी अलेक कहता है, मैं देखता हूँ क्या हुआ मिष्टी को। माँ आप बैठो चाची जी के साथ। अलेक जल्दी से कमरे में मिष्टी के पीछे जाता है और कहता है, मिष्टी क्या हुआ? देख नहीं रहा क्या हुआ? यार ये कोई बात नहीं होती। माना कि चाची जी राजस्थान से आई हैं, वहाँ का पहनावा हमारे पहनावे से अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे घर को राजस्थान बना देंगी। अरे तुम गुस्सा मत हो, चाची जी तो मेहमान है इस घर में, कुछ दिन में चली जाएंगी, फिर तुम अपनी मर्जी से रहना, ठीक है? मेहमान है तो मेहमान बनकर रहे ना, शैतान बनकर सर पर क्यों घूम रही है? सारा का सारा मूड ऑफ कर दिया। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुमित्रा पूरे घर को अपनी छोटी उंगली पर नचाती है। एक दोपहर जब सभी लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी लंच में दाल चावल देखकर सुमित्रा कहती है, हे महारा राम जी, क्या बात है रेवती जी, थाने पता नहीं है मने ये दाल सब्जी को ना भावे, माने खातर कुछ और बना के लियाओ। दीदी आप जो खाना चाहती हो बता दो, मैं वही बना दूंगी। जाओ फिर, मारी खातिर दाल बाटी चूरमा बना के लियाओ, उसमें ढेर सारा देसी घी डाल के। जी दीदी मैं बना कर ले आती हूँ। माँ जी आप रुको, मैं बना कर लेकर आती हूँ दाल बाटी चूरमा। मिष्टी खाना छोड़कर रसोई में जाती है और अपनी चाची सास के लिए दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा लाकर सुमित्रा को देती है। सुमित्रा जैसे ही एक निवाला खाती है, तभी वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अरे बींदनी, ये थाने का बनायो है? अरे इसमें जरा सा भी देसी घी नहीं है, ये दाल बाटी चूरमा कितना सूखो सूखो है। चाची जी इसमें पहले ही इतना घी डला हुआ है, ज्यादा घी खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। थारी भली होवे, ये 2 पल की छोरी हमारे सामने जवाब दे रही है, जानती भी है हमारे राजस्थान में कितनी लबालब घी से भरी दाल बाटी चूरमा खाते हैं, या सूखा सूखा दाल बाटी चूरमा तो गले के कुत्ते भी ना खाते। ठीक है, जैसा आप कहो। इतना कहकर मिष्टी रसोई में जाती है और घी का डब्बा उठा कर ले आती है और सुमित्रा को देती है, जिसके बाद सुमित्रा ढेर सारा घी डालती है और मिलाकर खाने लगती है।
जिसके बाद वो कहती है, हाय, अब आया ना मजा असली दाल बाटी चूरमा खाने को। हे भगवान, जल्दी इस बला को मेरे घर से वापस राजस्थान भेज दो, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। सुमित्रा मजे से सारा दाल बाटी चूरमा अकेली खा जाती है। ऐसे ही आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी सुमित्रा जोर से चिल्लाती है, हाय रे मर गई, हाय मर गई मैं, रेवती जीजी, मिष्टी, आलेख। सुमित्रा की आवाज सुनकर जल्दी से सब उसके कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सुमित्रा अपना पेट पकड़े बुरी तरह से जमीन पर लोटपोट हो रही है। साथ ही पूरे कमरे में गंदी सी बदबू आ रही है। तभी अपने मुंह को ढकते हुए मिष्टी कहती है, चाची जी ये क्या कर रही है और ये इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है और ऐसे जमीन पर नागिन डांस क्यों कर रही हैं आप? अरे डांस नहीं कर रही बिंदनी, मेरे पेट में गैस बन गई, कितनी बार फ्रेश भी होगी, बड़े बड़े बम भी निकल रहे हैं पेट से बदबूदार, पर ये दर्द कम नहीं हो रहा है। दीदी, बहू ने तो पहले ही मना किया था कि ज्यादा घी मत खाओ, पर आप हो कि मानती ही नहीं हो। अब देखो क्या हो गया। माँ, मिष्टी चलो जल्दी से चाची जी को हॉस्पिटल ले चलें। अलेख की बात सुनकर जैसे ही रेवती और मिष्टी सुमित्रा को जमीन से उठाने लगते हैं, तभी सुमित्रा जोरदार बदबू भरा राजस्थानी बम विस्फोट करती है, जिसकी बदबू से मिष्टी और रेवती का सर घूम जाता है और मिष्टी बोलती है, चाची जी कम से कम अब तो अपना परमाणु हमला रोक दो, नहीं तो आपको हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाय, मैं कौन सा खुद से कर रही हूँ, अपने आप ही हो रहा है। हाय ये दर्द, मैं मर जाऊंगी, मुझे ये दिल्ली का घी हजम नहीं हो रहा। माँ जी जल्दी करो, वरना इस परमाणु हमले में हम मारे जाएंगे और राजस्थान की ये बमबारी बंद नहीं होगी। इनको जैसे तैसे करके कार तक ले चलो। मिष्टी और रेवती कैसे न कैसे संभालते हुए सुमित्रा को कार तक ले जाते हैं, जिसके बाद अलेख जल्दी से ड्राइव करके सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कुछ देर बाद उसे बेहतर महसूस होता है। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, मने माफ कर दो रेवती जीजी और मिष्टी बिंदनी, मैंने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया था। मैं भूल गई थी कि तुम सब भी मेरा ही परिवार हो। मैं तुम सब पर बस हुक्मबाजी करने में लगी हुई थी। मैंने वापस राजस्थान भेज दियो, मैंने न रहना दिल्ली में। माफी मत मांगो दीदी, जो हुआ सो हुआ, आप बस ठीक हो जाओ। हाँ जी चाची जी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं आपको ढेर सारा देसी घी डालकर राजस्थानी स्टाइल में दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगी। ना बिंदनी, मैंने ना खाना दाल बाटी चूरमा, मैंने तुम्हारे राजस्थान भेज दियो कल की कल। सुमित्रा की बात सुनकर रेवती और मिष्टी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और अगले दिन शाम को सुमित्रा वापस राजस्थान चली जाती है, जिसके बाद सभी वापस से अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।